नहीं करेंगे, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए इस कर्व के लिए जहां पर यह कर्व एक्स एक्सिस को काटता है। देखो मैंने कहा था आपको एक्स एक्सिस कहां काटता है, कैसे क्लिक करते हैं। हाँ सोचिए, तो पहला काम वो पॉइंट निकालना जहां पर हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो कहना है मतलब जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो हम लिख देते हैं एट एक्स एक्सिस क्या होगा, y0। तो y की जगह 0 कर दूं, कर दीजिए सर। तो मैं y की जगह अगर मैं 0 करता हूं तो x की क्या क्या वैल्यू आ रही है, -2 और 3। सही है। अच्छा हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होती है साहब, dy/dx के। सही है। dy/dx के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, जो हमारे को कर्वेचर दिया जा रहा है वो है y इक्वल टू में x² माइनस x माइनस 6। क्या किया, मल्टीप्लाई। हमें क्या चाहिए, dy/dx। जल्दी से बोलो dy/dx कितना होगा, 2x माइनस 1। अच्छा हमें dy/dx स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए या सिर्फ dy/dx चाहिए। आप सोचो क्वेश्चन ने क्या दिया है, हमें उन पॉइंट पे dy/dx चाहिए जहां पे इसने x एक्सिस काटा। इसका मतलब हमें dy/dx कहां कहां पे चाहिए, हमें dy/dx चाहिए x -2 पर, और हमें dy/dx चाहिए x 3 पर। तो चलिए साहब, अगर मैंने -2 रखा तो -2 इंटू 2 -1 बोले तो -5, और अगर मैंने 3 इसमें रख दिया तो 2 इंटू 3 -1 बोले तो 5। लीजिए साहब क्वेश्चन फिनिश। क्या किया, कुछ नहीं, हमें हमसे स्लोप ऑफ टेंजेंट मांगी थी, हमने dy/dx निकाल दिया। पॉइंट कहां से लाए, पॉइंट अपन ने सर्च कर लिया, बस इतना सा काम। हाँ चलो फटाफट से एक क्वेश्चन और डन डन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट विद एब्सिस x -2 टू द फंक्शन x² माइनस मॉड x, वापस मॉड। ओके, क्या खास बात है, क्या मांगा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे लाऊंगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो सर -1/dy/dx होता है। हाँ तो dy/dx करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें एक पंगा है। मैंने कहा क्या, कि सर ये तो मॉड है, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कैसे करेंगे। मैंने कहा क्या सिखाया था मॉडुलस के टाइम पे आपको डिफरेंशिएशन के दौरान, मैंने कहा था कि कभी भी डिफरेंशिएट करने से पहले फंक्शन को डिफाइन करो। सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें फंक्शन कहां पर डिफाइन करना है, x -2 पर। तो फर्स्ट डिफाइनिंग द फंक्शन, सबसे पहले अपन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो एट x -2, सोचिएगा x कैसा है, x नेगेटिव है। तो आपका जो फंक्शन है x² माइनस मॉड x, उसमें अगर x नेगेटिव है तो आपको अच्छे से पता होगा ये माइनस के साथ खुलेगा, क्योंकि x नेगेटिव है। याद है ना, अगर x पॉजिटिव तो एज इट इज खुलता, x अगर नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगा। तो ये माइनस एंड माइनस x खुला, और आपको पता होगा ये माइनस माइनस फाइनली क्या रह गया, +x। तो आपके लिए मैं यहां पे x² + x डायरेक्ट लिख देता हूं, राइट है। लेकिन सर अब बाहर वाले मॉड का क्या करोगे। हाँ मैं पहले चेक करूंगा कि x² + x x -2 पे कैसा साइन दे रहा है। तो चलिए जल्दी से ये भी काम कर लेते हैं। तो हमें पता है एट x -2, x² + x -2 का स्क्वायर प्लस -2। फाइनली हमारी तरफ से आंसर आ रहा है 2 विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है। अगर अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है तो कैसे खुलेगा, एज इट इज। माने आपका फंक्शन y x² + x है, न कि मॉडुलस। मॉडुलस था लेकिन x -2 पे जब ये डिफाइन होके बाहर आया तो सिर्फ x² + x रह गया। और अब जल्दी से हमें क्या चाहिए, dy/dx। dy/dx की वैल्यू 2x + 1, लेकिन किस पॉइंट पर चाहिए, x -2 पर। जैसे मैं -2 रखूंगा ये -3 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होती है, -1/dy/dx कर दूं। तो अपनी तरह से -1/-3, माने मेरा आंसर इज 1/3। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा चेंजेस के साथ क्वेश्चंस फटाफट फटाफट क्लिक कर जाएंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस फटाफट फटाफट आपको वार्म अप एक्सरसाइज की तरह से करवाता जा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। रेडी, आगे बढ़ जाता हूं तुरंत तुरंत। ठीक है, कुछ नए नए क्वेश्चंस, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हुए अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल, बहुत पॉपुलर हैं। क्वेश्चन में अक्सर वो स्लोप देगा और कोई 2-3 चीजें हिडन कर देगा। क्या करना है, देखो हर बार ऐसे क्वेश्चन में जिनमें वो ए और बी के नाम पे कुछ भी हिडन कर दे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये जैसे कर्व है, ठीक है, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कोई पॉइंट है 1, -1 है ना, उस पे इसकी स्लोप माने जो इसका m है वो -1 है। अच्छा अब एक बात सोचिए, कर्व है, कर्व पे टेंजेंट है उस पर, लेकिन किस कहां पे टेंजेंट है, 1, -1 पे। इसका मतलब 1, -1 पर माने कर्व के 1, -1 पर वो टेंजेंट है, माने कर्व पे भी वो पॉइंट है। भाई
कर्व पे टेंजेंट जिस पॉइंट पे खींचा वो पॉइंट ऑलरेडी कर्व पे रहा होगा, इसका मतलब वो पॉइंट उससे सेटिस्फाई करेगा। तो पहला काम जो होता है वो ये कि 1, -1 इज लाइंग ऑन कर्व, ये खुद कर्व पर है और अगर ये कर्व पे है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले पॉइंट से सेटिस्फाई करवा लो। आपको पता होना चाहिए 2 इंटू -1 का स्क्वायर, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b, फाइनली a प्लस बी इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आ गया? अच्छा, अब आते हैं, उसने ये कहा है इसकी स्लोप -1 है। स्लोप बोले तो dy/dx -1 है। तो मैं भी अपनी तरह से dy/dx के लिए थोड़ा ट्राई मारूं, तो मुझे पता चला 4y dy/dx इज इक्वल टू 2ax, राइट है। dy/dx की तरफ दौड़ते हैं, dy/dx इज इक्वल टू निकल रहा है ax अपॉन 2y, लेकिन dy/dx से नहीं, dy/dx एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। पॉइंट पर जो स्लोप है वो -1 गिवन है। हाँ, ये गिवन है मेरे भाई, क्वेश्चन में स्लोप -1 गिवन है, लेकिन कहां पर? 1, -1 पर। तो मैं 1 और -1 रखूंगा तब आएगी ना वो। तो मुझे पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 जो है वो x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 रखने पाएगी। तो मैं x की जगह 1 रखता हूं, तो a इंटू 1, और y की जगह -1 रखता हूं तो 2 इंटू -1 बराबर -1, बोले तो a की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, और अगर a की वैल्यू 2 आ गई तो ऊपर से इक्वेशन 1 से, तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 b की वैल्यू कितनी आ गई? 0। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0 इज माय आंसर। पहले क्या किया? पॉइंट को उठा करके हाँ कर्व में स्टेब्लिश कर दिया। क्यों? क्योंकि टेंजेंट उसी पे बन रहा था, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कर्व पे कहीं होगा। आई एक्सपेक्ट कि ये बात भी पकड़ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं फटाफट से। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना जल्दी जल्दी आप चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है इसकी स्लोप 0 है, ठीक है, और ये मेरी तरफ से आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए। क्लियर है? हाँ, ये आप अपने तरफ से करिएगा। मेरा ज्यादा ख्याल इसमें a -1 और b इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। ट्राई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, कर लेंगे एक क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन में चलता हूं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है इंक्लिनेशन बताइए t इज इक्वल टू π/4 पे। अब इस तरह के शब्दों के साथ दोस्ती कीजिए। इंक्लिनेशन बताना, इंक्लिनेशन का मतलब है जो tan थीटा में थीटा होता है दैट इज इंक्लिनेशन। एक्स एक्सिस से कितना थीटा बना रहा है। तो अगर मेरे को इंक्लिनेशन चाहिए माने मेरे को थीटा चाहिए, तो थीटा लाने का पहला रास्ता है tan थीटा लाओ, और tan थीटा माने स्लोप लाओ, और स्लोप माने dy/dx लाओ। ठीक है, तो चलो dy/dx लाते हैं। हमको ये पता है कि dy/dx का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करना। तो आपको पता होना चाहिए हमें जो y और x दे रखा है वो तो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो ऊपर y का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, नीचे x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या कहते हो आप? y का डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं, है ना। y का ध्यान से देखिएगा डिफरेंशिएशन, u डॉट v लगा चुका हूं, मुझे sin t प्लस cos t दिख रहा है। सोचो, डिफरेंशिएट तो कर लोगे पहले ऊपर y का, क्योंकि अच्छा याद है ना, नीचे dt लगा देते हैं, नीचे dt लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, एक तरह से डिफरेंशिएट ही कर लिया मन ही मन में। अब dx के टाइम पे x का डिफरेंशिएशन कॉमन आ गया है, मुझे कुछ cos t माइनस sin t आता दिख रहा है, लेकिन dy/dt dx से काम नहीं चलेगा, उसमें t की जगह पर π/4 भी डालते हैं। तब हमारा पास में क्या आएगा? स्लोप बोले तो tan थीटा आ जाएगा। ओके, मैंने tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx निकाला, t की जगह π/4 डाल देते हैं, e टू द पावर t से e टू द पावर t कैंसिल आउट हो गया, ऊपर sin π/4 करते 1/√2 प्लस 1/√2, नीचे 1/√2 माइनस 1/√2। सबको समझ में आ गया कि ऊपर √2 नीचे 0 बन रहा है, और ये भी सबको पता चल गया कि tan थीटा इज इक्वल टू में कुछ अनडिफाइंड फॉर्म में जाने वाला है, तो थीटा इज इक्वल टू π/2, और थीटा अगर π/2 तो हम समझ गए कि कहानी में जरूर वर्टिकल टेंजेंट रहा होगा। सही है, हाँ, अनडिफाइंड स्लोप आ रही है, ठीक है, इसीलिए हमने कुछ बोला नहीं, वहां से चुपचाप प्यार से थीटा निकाल के आगे आ गए। चलें आगे जल्दी से, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, छोटा ही सही लेकिन फटाफट वाला। अगले पे चलते हैं तुरंत। क्वेश्चन में कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए। फिर से पैरामीट्रिक दिया है, लेकिन अब की बार स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछी है। तो फिर ये 2, -1 क्या है? ऑब्वियस सी बात है, x और y की वैल्यूज हैं। तो सर इस बार तो t दिया ही नहीं है। हाँ, t नहीं दिया, t खुद निकालना है। तो t की क्या जरूरत पड़ गई? एक दूसरे ने पूछा, अरे पिछले क्वेश्चन में देखा था t की वैल्यू रखी थी ना अपन ने, लेकिन जरूरत क्या पड़ी? अरे dy/dx t की टर्म में आएगा तो t तो रखेंगे क्या, नहीं तो। अच्छा, तो इसीलिए
टी नहीं दिया तो टी निकालना पड़ेगा। हाँ, टी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो बड़े ध्यान से देखना, ये इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरा दादा कल हम धीरे धीरे और ऊपर चल रहे हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से चले गए। देखो ये अपने पास में x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू -1 दे रखी है, लेकिन हमें x की वैल्यू है ना, यहां पे ये -8 है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो x की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है t² + 3t - 8, और जो y की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2t² - 2t - 5। भाई हमें तो ये दे रखी है, लेकिन साथ में ये भी तो दे रखी है, तो उसे क्यों इग्नोर करें? ये दे रखा है 2 और ये दे रखा -1, ये गिवन है। भाई x और y की दो दो बार वैल्यू दे रखी है तो दोनों बराबर भी होंगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे पता चल गया ये बन जाएगा t² + 3t - 10 = 0। इसको थोड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिए तो x t + 5 t - 2 = 0। इससे t की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ गई, 2 और -5। पास वाले में दौड़े, -1 को इधर लेके आए, 2t² - 2t - 4 = 0। 2 कॉमा ले लिया, t² - t - 2 = 0। इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो t - 2 t + 1 = 0। इससे t की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ गई, 2 और -1। तो लेकिन सर ये तो तीन तीन वैल्यूज आ गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको एक ऐसा t एज्यूम मतलब चुनना ही पड़ेगा दोनों में, जो दोनों में अवेलेबल हो। हाँ, और वो है 2, जो दोनों में अवेलेबल है। तो फाइनली आपके पास में t = 2 इज योर फाइनल आंसर। लेकिन आपको t नहीं निकालना था, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, और स्लोप ऑफ टेंजेंट में t की जरूरत पड़ने वाली थी, आप इसलिए दौड़े थे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में t = π/4 से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई थी। अब t = 2 अब आएगा यूज में। अब मैं कर रहा हूं dy/dx, और दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, ऊपर y का डिफरेंशिएशन, नीचे x का डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन मुझे दे रहा है 4t - 2 2, ठीक है, और नीचे x का डिफरेंशिएशन मुझे दे रहा है 2t - 2t + 3। क्लियर है? अब मैं t की जगह पर रखता हूं 2। अगर मैंने रखा 2 तो कितना आएगा भाई? 8 - 2, नीचे की तरफ आ जाएगा 4 + 3, बोले तो 6/7। क्वेश्चन डन। ये बात समझ में आ गई? आपने सभी लोगों को ये बात पकड़ में आ रही भाई? आप यस और नो में फटाफट अपना रिप्लाई कर दें। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि x और y दो अलग अलग तरीकों से दे रखे थे, तो मुझे इक्वेट कराना पड़ा, उससे मेरे पास t की दोनों में कॉमन वैल्यू 2 आ गई, और मेरे को जैसे ही t की वैल्यू आई मैंने उठा करके dy/dx में रख लिया। क्या आपको अब समझ में आने लग गया है कि dy/dx कैसे निकालता हूं मैं? ऊपर y का डिफरेंशिएशन, नीचे x का डिफरेंशिएशन। क्या ये बात पकड़ में आ गई मेरे भाई? फटाफट बढ़ो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, चलो अगला, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट एंड एब्सिस आर इक्वल। देखो साहब, वापस से एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनना। सामने वाला कह रहा है ऑर्डिनेट एंड एब्सिस आर इक्वल, इसका सीधा मतलब y = x, y और x इक्वल है। इसका मतलब ये कि मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, सॉल्व y = x विद कर्व। हाँ, दोनों को सॉल्व करके मेरे पास में टू गेट x और y निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि dy/dx से काम नहीं चलता, dy/dx एट x और y1 चाहिए। हो सकता है एक से ज्यादा आंसर आ जाए, तो दोनों पे निकालना। सही है? चलो इसके बाद का काम आप कर लोगे ना? चलो दौड़ते हैं, आ जाओ। क्लियर है? कर लेना प्लीज ये अपना क्वेश्चन। एक और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट दिस कर्व। अब कर्व कर्व से टकरा रहा है, उस पॉइंट पर अगले को स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। चलो देखो, क्या आपको ये दिख रहा है कि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है? ये हमारा कर्व है, ये दूसरे कर्व से जहां टकरा रहा है, सपोज ये कर्व जहां पर जाकर के दूसरे कर्व से टकरा रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट, तो हमको उस पॉइंट पर इस कर्व पे बनने वाला टेंजेंट चाहिए। ऐसा हम ये नहीं बोले कि हमें किस पे टेंजेंट चाहिए, हमें मेजर कर्व हमारा कौन है? फर्स्ट कर्व है। ठीक है, ये जहां पे सेकंड कर्व से टकरा रहा है वहां पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन या टेंजेंट की स्लोप चाहिए। करना क्या है? पहले सॉल्व करना पड़ेगा, वो पॉइंट कैसे लाएंगे। ठीक है, टू गेट पॉइंट where tangent is being made, we will solve both curves। चलो दोनों कर्व्स को सॉल्व करते हैं। अगर मैं दोनों कर्व्स को सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा भाई? दोनों का 1 + y दोनों में 1 - y है, तो बस 1 - y को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग राइट हैंड साइड
अब मैं राइट हैंड साइड को इक्वेट कर रहा हूं, तो मुझे पता चला एक्स स्क्वायर वाई LHS इज इक्वल टू में एक्स वाई दूसरे का LHS। भाई दोनों का RHS सेम है तो दोनों का LHS सेम होगा, ऐसा। फिर हमने क्या किया, दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 1 आया। फाइनली इससे दो बातें समझ में आई, तीन, या तो x 0 हुआ या फिर y 0 होगा या x की वैल्यू 1 होगी। सोचना भाई, या तो इसने 0 दिया या इसने 0 दिया या इसने 0 दिया। क्लियर है? या तो x 0 हुआ या y 0 हुआ या x 1 हुआ। अच्छा, लेकिन पॉइंट नहीं आया, इससे सिर्फ x आया। हो सकता है पॉइंट में y की जरूरत पड़ जाए तो अपन y भी निकाल के चलते हैं सेफ साइड। अब ये जो पॉइंट है हम उठा के अपने कर्व में रखते हैं। अगर मैंने इस कर्व में रखा पहला पॉइंट, ठीक है, तो मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बन रहा है, राइट हैंड साइड पे 1 माइनस वाई, तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 बन रही है। अब मैं उठा के y इक्वल टू 0 हमारे फर्स्ट कर्व में रख रहा हूं, y की जगह 0 रखते ही लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बन रहा है, राइट हैंड साइड पे 1 माइनस 0, और 0 इक्वल टू 1 आ रहा है, मना करो भाई। हाँ, अरे ये तो फंसा देता, ऐसा नहीं होता, y 0 चलेगा ही नहीं इसमें। अब x की जगह 1 उठा के अपने फर्स्ट कर्व में रख रहे हैं, तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब y इज इक्वल टू हाफ आ रहा है। ओके, फाइनली हमारे पास में दो पॉइंट काम कर गए, एक ने मना करवा दिया। अच्छा, मैं एक बार जरा इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट के लिए पॉइंट है 0,1, सेकंड के लिए पॉइंट है 1,5। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, और वो भी दो दो पॉइंट्स पे। तो अगला काम स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। हमारा कर्व बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा कर्व है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। 2x y प्लस में एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स कलेक्ट करो, क्या रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सामने से क्या रह गया माइनस का 2xy। dy बाई डी एक्स कितना है मेरे भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ रहा है माइनस का 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें dy बाई डी एक्स नहीं निकालना, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट्स भी निकालना है। तो देखिए साहब, पहले पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की बात करता हूँ 0,1 पे। अब मैं dy बाई डी एक्स में, ठीक है, 0,1 रख रहा हूं, ठीक है, तो मुझे पता है माइनस का 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें x की जगह 0 रखते, ऊपर 0 नीचे 1 प्लस 0, मैंने आंसर 0 आ गया। तो एक का तो डी एक्स ही 0 हो गया, काम खत्म हो गया। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। जब मैं x की जगह 1 रखूंगा है ना, तो dy बाई डी एक्स वैन एक्स की जगह पर 1 और y की जगह हाफ रख रहे हैं, राइट है, माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने x की जगह 1 रखा, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू हाफ डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब माइनस का 1/2, राइट है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं, बस इसमें थोड़ा कर्व को सॉल्व करना। हम लोग जल्दी जल्दी चीजों को, हाँ, बनाते जा रहे हैं, जैसे जैसे टकराते जाएंगे ना, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे हर तरह का स्टूडेंट वार्म अप हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में फिर कुछ नया सीखते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि अगर इस कर्व के हर पॉइंट पर, इस कर्व के हर पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट जो है वो एक्यूट एंगल बनाए। क्या बनाए, हर पॉइंट पे कहीं पे भी खड़े हो जाओ, जहां पे भी आप खड़े हो वहां पे बनने वाला टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल बनाता है, तो ए का क्या इंटरवल होगा। अब ये एक्यूट एंगल का क्या लफड़ा हो गया सर। भाई मैं तो ये जानता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है dy dx इज इक्वल टू tan थीटा होती है। अच्छा, अगर थीटा एक्यूट है, अगर थीटा जो है वो एक्यूट हो गया, तो इसका मतलब थीटा जो है वो अपने आप में 0 से π/2 में, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मुझे ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये कि tan थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब dy dx ग्रेटर देन 0 होगा। तो याद रखना, जब भी एक्यूट एंगल होगा तो dy dx को ग्रेटर देन 0 करना। तो आपको क्या है ना, अपने दिमाग के अंदर ऐसा फिटिंग करके रख लें कि इफ थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल implies dy dx is greater than 0। ठीक है, अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होता तो ऑब्ट्यूज एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता, तो dy dx लेस देन 0 होता। ठीक है, ये दो बातें बहुत जरूरी हैं, आपको याद रहे तो खटाखट काम बन जाएगा आपका आगे भी क्वेश्चंस के दौरान। अब क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में तो यही कहा है कि एक्यूट एंगल बना रहा है, तो अपन dy dx निकाले बगैर तो कैसे जाएं। तो dy dx निकालते हैं, तो dy dx कितना निकल रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और क्वेश्चन ने ये बोला है कि हर पॉइंट पे, तो अपन जनरल पॉइंट x, y मान लेते हैं, लेकिन एक्यूट एंगल है तो dy dx ग्रेटर देन 0 भी होगा। सही है, और इसको देख के अचानक से आपके दिमाग में पुरानी एक बात याद आएगी, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0। हाँ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 तो तब होती है जब उसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो। a तो 1 है सर, a तो 3 है, a तो 3 है, तो वो तो पॉजिटिव है सर, इसका मतलब इसका d भी नेगेटिव है। हाँ, इसका d नेगेटिव होगा। अगर d नेगेटिव होगा तो क्या करें सर, अब d के ऊपर चर्चा करते हैं। d कितना होता है,
बी का स्क्वायर होता है सर, तो 4a स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 इज नेगेटिव। फाइनली 4 कॉमन लेके हटा दें, हटा दो। ए स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0 आ गया, टुकड़े टुकड़े कर दो, a माइनस रूट 3 a प्लस रूट 3 लेस देन 0, भाला फंक्शन की ओर, a छुप के अपनी वैल्यूज रूट 3 और माइनस रूट 3 में। क्वेश्चन फिनिश हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन एक नई चीज सीखने को मिल गई कि जब भी टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल बनाए तो डी और एक्स को ग्रेटर देन 0 करना, और टेंजेंट जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बनाए डी और एक्स को लेस देन 0 करने का। ठीक है, बहुत जरूरी है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि अभी जितने भी टाइम से अपन चले, हमने जितने भी 8-9 क्वेश्चन कर लिए होंगे आई थिंक। ठीक है, तो आप में से कई लोगों को अब चीजें स्लोप ऑफ टेंजेंट पे तो कम से कम टकराने लग गई होंगी। एक और चीज सीखते हैं, चलो नया क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, लाइन ऑफ टेंजेंट इस कर्व पर जब x अपने आप में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो लाइन ऑफ टेंजेंट जो वो कर्व के नीचे होगी, कर्व के ऊपर होगी, या क्रॉस करके जाएगी। तो देखो बेस्ट पक्की बात है, टेंजेंट लाइन ऑफ टेंजेंट क्रॉस करके तो क्या ही जाएगी, या तो नीचे होगी या ऊपर होगी, या नथिंग कैन बी साइड, ऐसा होगा। ठीक है ना, चलो तो देखिए साहब ये क्या चक्कर है। अब इसको समझने के लिए ना एक शब्द अभी से थोड़ा सा डाल रहा हूं दिमाग में, उसका नाम है कॉन्केविटी। ठीक है, अभी कॉन्केविटी क्या चीज है ना। कॉन्केविटी जो है ये अपने आप में याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx²। किसी भी कर्व की जो कॉन्केविटी होती है ना वो हमेशा d2y/dx² पे डिपेंड करती है। अच्छा, लेकिन सर इस क्वेश्चन का इससे क्या लेना देना, ऐसा आता हुआ दिमाग में। तो देखो एक्चुअल में क्या है, मान लो आपका कर्व ऐसा है, या फिर मान लो आपका कर्व ऐसा है, दो तरह के कर्व दिखा रहा हूं। ठीक है, आप अपनी तरफ से कैसा भी कर्व बना लेना। ठीक है, अगर ये जो फर्स्ट कर्व है ना, आप इसको देखें तो इस कर्व पे आप कहीं पे भी टेंजेंट बना दो। जैसे मैं आपके सामने कुछ 2-4 टेंजेंट बनाने की ट्राई करता हूं। यहाँ पे ऐसे बनेगा, थोड़ा आगे जाके देखते हैं, यहाँ पे ऐसे बनेगा, हाँ थोड़ा और ऊपर जाके देखते हैं, यहाँ ऐसा बनेगा। आप हर बार देखो जो भी येलो लाइन बन रही है ना, है ना, वो हमेशा कर्व के ऊपर बन रही है। माने जितने भी टेंजेंट बनेंगे ना वो इस तरह के फर्स्ट तरह के कर्व में हमेशा कहां बनेंगे, अबोव कर्व। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, टेंजेंट है ना, लाइन अबोव कर्व। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि हाँ मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा, सीधी सीधी सी बात। जबकि पास वाले में देखो, आप यहाँ पे टेंजेंट बनाया, यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, कहीं पे भी टेंजेंट बनाइए आप, जितनी बार भी आप टेंजेंट बनाओगे आपको पता चलेगा कि टेंजेंट जो है वो हमेशा कर्व के नीचे बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, टेंजेंट लाइज बिलो द कर्व, बिलो कर्व। सही है, जितनी बार भी टेंजेंट बन रहा है वो हर बार क्या कर रहा है ना, वो हर बार, हाँ हर बार कर्व के नीचे बन रहा है। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये कॉन्केविटी पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर देखो जैसे अगर आप ध्यान से देखें ना, मान लो आपको ऐसे अभी, क्योंकि कॉन्केविटी के लिए है ना बस सिर्फ हिंट ही देना है मेरे को, तो मैं आपको सीधे से ऐसे थोड़ा चिल वाले वे में हिंट करता हूँ। जैसे आपने अपने घरों में मिलने वाली अगर डिश एंटीना देखा हो, क्या बोला मैंने, डिश एंटीना, हाँ डिश एंटीना देखा हो, तो ये सपोज करो ये कर्वेचर डिश एंटीना जैसा है। अगर ये कर्वेचर डिश एंटीना जैसा है तो आपने देखो कि डिश एंटीना के बीच में एक पाइप भी होता है, देखा ना। तो देखो सपोज अगर पाइप होता तो पाइप ऐसा निकल रहा होता है ना। अब बताओ इस पाइप का एरो कहाँ है, ऊपर की ओर है। अगर पाइप का एरो ऊपर की तरफ है तो इसे हम कहेंगे कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी अप। सही है, तो हालांकि मैंने कहा ना चिल वाले में अभी, क्योंकि मामला इसको लेकर के कम है, कॉन्केविटी के ऊपर कम फोकस कर रहे हैं हम लोग, कहीं और फोकस ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपनी कहानी में मेजर लीड रोल में तो टेंजेंट है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी अप। ठीक है, तो इसको यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, कॉन्केविटी अप। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कॉन्केविटी अप। अच्छा, इस वाले में क्या है, अगर ये एक डिश एंटीना होता तो सोचो ये अगर डिश एंटीना होता तो इसके बीच वाला जो ये जैसे ये जो निकल रहा था रॉड, वो किस तरफ इशारा कर रहा था, नीचे की तरफ। तो कॉन्केविटी डाउन, तो इसको बोलते हैं कॉन्केविटी डाउन। ओके, लेकिन इसका सेकेंड डेरिवेटिव से क्या लेने देना, अभी तो सिर्फ बता रहा हूं। अगर कॉन्केविटी डाउन है तो जो d2y/dx² होगा वो नेगेटिव निकलेगा, और जैसे कॉन्केविटी अप होगी जो आपका d2y/dx² होगा वो पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है ना, अभी से अभी तो सिर्फ अपने को हिंट ही करना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो सिर्फ इतना से बता रहा हूं कि आपके काम निकल जाए। तो देखिए साहब, जब भी कॉन्केविटी अप होगी टेंजेंट हमेशा नीचे बनेंगे, कर्व हमेशा ऊपर होगा, और d2y/d² पॉजिटिव होगा। अप है तो पॉजिटिव है, डाउन है तो नेगेटिव है। कौन, d2y/d²। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो इसका dy/dx पे बात करते हैं। इसका dy/dx cos x है और tan x का sec² x है।
ठीक है, d2y/d² पे दौड़ते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन एक्स है सर। अब sec स्क्वायर x का सोचते हैं, पहले पावर का 2 sec x, अब sec x का sec x tan x, sec x का sec x tan x, तो एक और sec x आया तो sec स्क्वायर x इंटू tan x, d2y/d² आ गया। भूलना मत कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पार्टियां पॉजिटिव, तो आप बताओ साइन कैसा, पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या लिखा है, माइनस, तो पूरा कहानी नेगेटिव। सेक कैसा, पॉजिटिव, 2 कैसा, पॉजिटिव, 10 कैसा, पॉजिटिव, और आगे कौन बैठा है, माइनस, तो पूरी कहानी नेगेटिव। और नेगेटिव अगर ऐड हो गया तो क्या देगा, नेगेटिव, और नेगेटिव देगा तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन जीरो। कौन, d2y/d²। और अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्केविटी डाउन है। अगर बाय द वे कॉन्केविटी डाउन है तो ऑब्वियस ही बात है कि फोटो ये वाली आ रही होगी, क्योंकि डिश एंटीना नीचे की ओर देख रहा है। तो बताइए जितने भी टेंजेंट बन रहे हैं, जितने भी टेंजेंट बन रहे हैं, दे ऑल आर लाइंग अबोव द कर्व और बिलो द कर्व, अबोव द कर्व, सो द ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ऐसे छोटी छोटी चीजें भी वो अक्सर आपकी आपकी शीट में भर देता है, आपको कंफ्यूज कर देता है, आपको लगता है क्या लिखना चाह रहा है, लेकिन कुछ नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं मैथ्स में। कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बाद में धीरे धीरे आती रहेंगी चीजें, तब हम उन्हें यूनिवर्स में उन्हें फिट करते रहेंगे। आज के दिन पे मस्त काम बन रहा है, अपने आगे चलते हैं जल्दी से दौड़ करके, क्या कहते हो आप। चलो अगली पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो एक कुछ नया और सीखते हैं। देखिए, एंगल एट विच द कर्व दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस इज क्वेश्चन मार्क। देखिए टेंजेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, नॉर्मल के बारे में बात नहीं कर रहा, कर्व किस एंगल पे टकरा गया। अब देखिए पहली चीज यही तो सीधे सीखने की होती है कि कर्व कैसे टकरा सकता है, या कर्व का क्या सोचना कैसे होता है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं, मैंने इसमें k की जगह पे 2 रख दिया, तो y इज इक्वल टू में ट्वाइस e टू द पावर 2x ऐसा मुझे दिख रहा है, और e की पावर 2x का जो भी ग्राफ होगा वो e की पावर x ऐसा ही होगा, और ट्वाइस की वजह से बस डबल हो जाएगा, माने जो 0,1 पे काटता है उसकी जगह पर 0,2 पे कट कर लेगा, तो एक बार जो भी ग्राफ बनेगा वो ऐसे ही कुछ बनेगा। तो ये कर्व है, ये वाई एक्सिस है, कर्व ने वाई एक्सिस को काटा, तो हम थीटा कैसे मेजर करें सर, ये तो वेरिएबल थीटा बदलता जा रहा है सर, ये धीरे धीरे यूं चढ़ता जाएगा, थीटा और छोटा हो जाएगा। हाँ, तो ये थीटा कैसे करते हैं, तो अगर बाय द वे कभी भी दो कर्व दे रखे होते हैं, या एक लाइन एक कर्व दे रखी होती है, तो थीटा निकालने के लिए हम लोग वो दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं। अच्छा, फिर टेंजेंट बना के क्या करते हैं, एक्चुअल में कर्व का जो एंगल होता है किसी भी पॉइंट पे किसी भी लाइन से, या कोई भी दो कर्व आपस में जहां टकराते हैं उस पॉइंट पर उन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल उन दोनों के ऊपर बनने वाले टेंजेंट्स के बीच के एंगल के बराबर माना जाता है। माने हम बेसिकली कभी भी कर्व का एंगल कंसीडर नहीं करते, हम हमेशा कर्व पे बनने वाले टेंजेंट्स के बीच का एंगल ही कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये कि आप यहां पर टेंजेंट और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कंसीडर करेंगे, हाँ, हम यहां पे कर्व और वाई एक्सिस के बीच का एंगल नहीं कंसीडर करेंगे। हियर वी विल कंसीडर द एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अच्छा, फिलहाल वाई एक्सिस पे कर्व टकराया तो एक्स की वैल्यू तो जीरो रही होगी, एक्स की जगह जीरो डालते ही ये वाला पॉइंट 0,k हो गया होगा सर, लेकिन आपको वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल निकालना है, लेट्स कॉल इट फाई, इसको थोड़ी देर के लिए फाई बोल देता हूं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात कहता हूं, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो k कांस्टेंट है, e टू द पावर kx का e टू द पावर kx और kx का k, तो मिला करके फाइनली इट इज k स्क्वायर इनटू e टू द पावर kx हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, d/x निकल गया। इसमें आप x की जगह 0 और y की जगह k अगर बनता है तो रख दो, तो x की जगह जैसे ही 0 रखोगे ये k स्क्वायर आ गया, कौन आया, d/x। अच्छा, d/x का मतलब tan थीटा आ गया। थीटा क्या चीज है, थीटा तो टेंजेंट से बनने वाला एंगल है, हाँ, लेकिन हमें तो सर वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल चाहिए ना, या तो टेंजेंट एक्स एक्सिस से बना रहे, हमें एक्स एक्सिस से क्या लेने देना। तो आप में से कई लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये 90 है और ये वाला एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब जिसे आप फाई कह रहे हैं वो फाई बेसिकली 90 माइनस थीटा है। हाँ, तो देखिए हमें तो फाई से मतलब है, तो हम लिख रहे हैं फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। लेकिन सर थीटा कहां से लाओगे, मैं कह रहा हूं आपके सामने थीटा पड़ा है, थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स k स्क्वायर है। सोचो, अरे tan थीटा बराबर k स्क्वायर, तो थीटा बराबर में tan इनवर्स k स्क्वायर हुआ ना, तो अपन यहां पे लिखते हैं π/2 माइनस में tan इनवर्स k स्क्वायर, तो फाइनली हमारे लिए कितना आंसर हो गया, cot इनवर्स k स्क्वायर। बस क्वेश्चन फिनिश।
तो फाइव इज इक्वल टू में कॉट इनवर्स के स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, अब यहां तक मेरे को लगता नहीं कि कोई बहुत मुश्किल वाली बात रही हो, सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन, तो इससे आपको लग रहा होगा चैप्टर बड़ा मस्त आसान सा लड्डू सा चैप्टर है, लेकिन नहीं, मैं बता देता हूँ अच्छे खासे मेहनत करवाएगा, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम का चैप्टर है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कुछ तो आपको काम धंधे पे दिया भी और कुछ अपन ने फटाफट डिस्कशन में लगा भी दिया। अब चलते हैं आगे अगले टाइटल की ओर। अगला टाइटल है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना। देखिए ये तो हमारे को पता है कि x1 y1 पर अगर कोई फंक्शन पर अगर x1 y1 करके कोई पॉइंट है तो उस पर बनने वाला ये टेंजेंट है, ये थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है वो mt या फिर टेन थीटा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इतना अपने को आइडिया हो गया और हमारे को ये भी पता चल गया कि जो टेन थीटा होता है वो dy/dx एट x1 y1 होता है। ये अपने को आइडिया है ना। अच्छा, इसे आप चाहो तो f डैश x1 भी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मुझसे अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे सर? देखिए साहब, सीधी सी बात है, टेंजेंट या नॉर्मल है तो लाइन सी ना, और लाइन के लिए दो ही तो चीजों की जरूरत होती है, एक तो स्लोप की जरूरत होती है, एक पॉइंट की जरूरत होती है जिससे वो पास हो जाए। तो ये हमारे पास पॉइंट x1 y1 पड़ा है ना। तो अपन क्या करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू में x माइनस x1, अपने को यही तो लिखना होता है। तो अपने को क्या एक तो पॉइंट की जरूरत है, पॉइंट दे रखा है, अब स्लोप हम जान चुके हैं, स्लोप तो dy/dx से निकाल लेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जब भी टेंजेंट की बात चलती है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते समय पे हमेशा y माइनस y1 और स्लोप के नाम पे m माने dy/dx, ठीक है, x माइनस x1 लिख लेते हैं। तो आप अपनी तरफ से इस बात को भी नोटिफाई कर लें कि स्लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, याद रखना मैं इसे कई बार ईओटी लिख दूंगा शॉर्ट के अंदर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ईओटी माने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कितना, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1, लेकिन ये dy/dx एट x1 y1 है, ध्यान रखना। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए, पहली चीज हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब हमने पिछली बार तक स्लोप पे बात करी, अब अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी तो इक्वेशन नॉर्मल भी तो हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी तो इसी से पास आउट होने वाली लाइन है, और हमारे को पता है लाइन के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट तो पड़ा ही है x1 y1, एक स्लोप ही तो ना निकालनी है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल तो वो भी पता है मेरे को, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होती है, -1 अपॉन dy/dx, तो बस उसका और यूज कर लेते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगी। तो चलिए अगले टाइटल के ऊपर बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, हमारे को पता है नॉर्मल ऐसा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी वो बट ऑब्वियस से -1 अपॉन dy/dx होगी। सही है, आप चाहो तो उसे -1/m भी बोल सकते हो, तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी वो होगी y माइनस y1, दूर कहीं x माइनस x1 और बीच में स्लोप। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी लिखते हैं या ऐसा भी लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx, ठीक है, एट x1 y1, और यहां पर x माइनस x1, और याद रखना ये आपके लिए आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फटाफट से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे आ जाओ, बहुत सिंपल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गया। बट बिफोर गोइंग फर्दर, इसके आगे जाने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिकली कुछ आने वाले केसेस हैं जो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज के अंदर कहीं ना कहीं आते रहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में आते रहेंगे, तो उन्हें भी लिखते चलो। ठीक है, चलो यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो मैं वापस से आपसे पूछ लूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी, y माइनस y1, बीच में dy/dx x माइनस x1, राइट है, और dy/dx भी x1 y1 पे भूलना नहीं है ना। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना, y माइनस y1, बीच में -1 अपॉन dy/dx, ठीक है, और यहां पे x माइनस x1, x1 y1 यहां लगा लेते हैं। ठीक है साहब, अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों अपने को याद रखनी है, याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ केसेस जो अपने को ध्यान रखना है, नोटिफाई करके चलना है। पहला केस, ठीक है, देखिए साहब ये तो बात पक्की है कि x1 y1 जो होगा वो हमेशा कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और एज वेल एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। कर्व को सेटिस्फाई करेगा, इस पे हम लोग ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं जिनमें ए और बी के नाम से हमने चीजें छुपाई थी। आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा। तो पहला नोट तो क्या है कि x1 y1 जो होगा वो तीन चीजों को सेटिस्फाई करता है, कर्व को, टेंजेंट को और नॉर्मल को। पहली चीज लिख लिया, आगे बढ़ जाऊं। सेकंड, मतलब डायग्राम से भी क्लियर हो, वैसे भी हमारे को पता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, अच्छा अगर बाय द वे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो भाई अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है ना तो हम लोग उसकी स्लोप 0 बोलते हैं। भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होगी ना तो हम उसकी स्लोप को 0 बोलते हैं, क्योंकि थीटा 0 हो जाता है उसका। थीटा अगर 0 हो जाता है तो टेन थीटा भी 0 हो जाता है, टेन थीटा 0 ना माने m 0 ना माने dy/dx 0 हो जाएगी, बात ही खत्म। ठीक है,
तो इसका मतलब क्योंकि कहानी में टेंजेंट है तो डिवाइड एक्स होगा ही होगा। तो याद रखना है डायग्राम ये है, कर्व ये रहा, पॉइंट ये रहा, टेंजेंट ऐसी बनी और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर एक्स एक्सिस पैरेलल है तो हम ये समझ जाएंगे कि उस केस में डिवाइड एक्स 0 होगा पी पर, डिवाइड एक्स 0 होगा पी पे, है ना, सिंपल। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट। तो दूसरा केस, पॉइंट नंबर 2, रेडी, नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। अगर बाय द वे कहानी में गलती से टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हो जाएगी और एक्स एक्सिस से बनने वाला जो थीटा होगा वो 90 हो जाएगा। और अगर थीटा 90 हो गया, क्योंकि टेंजेंट के लिए तो थीटा 90 हो गया ना, ठीक है। अच्छा, और थीटा अगर 90 हो गया तो टेन थीटा जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और अनडिफाइंड तो हुआ सो हुआ, लेकिन साथ में क्योंकि टेंजेंट जो है वो वर्टिकल हो गई, हाँ तो याद रखना है वर्टिकल टेंजेंट कहलाएगी, थीटा अनडिफाइंड होगा, ठीक है। और स्लोप भी अनडिफाइंड ही हो गई, आप में सभी लोग समझ गए अपने आप ही, ठीक है। हम लोग इसे प्यार से 1/0 बोलेंगे इज्जत के साथ, या फिर अगर कभी कभी थोड़ा सा रूडली बात करनी तो इन्फिनिट भी बोल देंगे। हाँ, dx/dy = 0 बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बात बहुत श्योर है कि टेंजेंट अगर बाय द वे परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा और टेन थीटा आप समझ ही गए होंगे, और टेन थीटा तो dy/dx होता है, ठीक है। तो वर्टिकल टेंजेंट क्रिएट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अच्छा, अगर बाय द वे कभी ऐसा हो जाए कि जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, वो किसी पॉइंट पी पर इक्वल इंटरसेप्ट क्रिएट करती है, इक्वल इंटरसेप्ट क्रिएट करती है कहने मतलब ऐसा। अच्छा, अगर इक्वल इंटरसेप्ट क्रिएट करती है तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है लेंथ भी सेम होनी चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए, लेंथ भी सेम होनी चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब टेंजेंट ऐसे भी जा सकता था, इधर की तरफ भी कर्वेचर यहां हो सकता था इस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो जैसे सपोज करो ये इंटरसेप्ट अगर एक्स की डायरेक्शन में देखा जाए तो ये ओरिजिन के लेफ्ट में तो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, लेट्स से ये -2 है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो वाई एक्सिस में भी ओरिजिन के नीचे जा रहा है और ये भी -2 है। तो बार को पता है देखो एक्स इंटरसेप्ट भी -2 और वाई इंटरसेप्ट भी -2 है, माने एक्स भी -2 और वाई भी -2 है। तो हम क्या समझे कि दोनों इंटरसेप्ट न केवल मैग्नीट्यूड में बराबर है बल्कि साइन भी सेम है, तब हम कहेंगे इक्वल इंटरसेप्ट है। अब जैसे ये वाला इंटरसेप्ट देखा जाए तो ओरिजिन के राइट में जो एक्स इंटरसेप्ट है लेट्स कॉल इट 5, तो हमारे को पता है वाई के अंदर भी ये 5 ही है और वो भी पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे इक्वल इंटरसेप्ट है, ना केवल साइन में सेम है बल्कि मैग्नीट्यूड में भी सेम है। अच्छा, दोनों केसेस में आप थीटा के बारे में नजर रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। अगर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो ये एंगल 45 होगा तो ये 135 होगा, अंदर वाला अगर 45 डिग्री एंगल है तो पीछे वाला 135 होगा। अगर थीटा 135 हो गया तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जो आपका टेन थीटा वो -1 हो जाएगा। हाँ, तो आपको याद रखना टेन थीटा बोले तो dy/x -1 हो जाएगा। तो जब भी इक्वल इंटरसेप्ट होगा तो m-1 या dy/x -1 यूज करना है। कितना? m-1 या dy/x -1 यूज करना है जब भी इक्वल इंटरसेप्ट वर्ड यूज हो जाए तब, ठीक है। बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, 14 पॉइंट, ठीक है। अगले पे बढ़ जाऊं, अगर आपने फटाफट से लिख लिया हो तो। हाँ भाई, अब ये तो हुआ dy/x = -1। अब अपने अगले पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखिएगा, ये इसका ए पार्ट बोल देते हैं अपन कि ये इसका ए पार्ट है, हाँ? इसी का बी पार्ट। अभी एक और चीज का ध्यान रखना, देखो एक तो कहानी में होता है कि टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये, वापस बोल देता हूं, कौन कौन से इंटरसेप्ट को इक्वल बोलते हैं? जब भी इंटरसेप्ट का साइन भी सेम हो और इंटरसेप्ट की लेंथ भी सेम हो। क्या बोला मैंने? लेंथ सेम होनी चाहिए एंड साइन सेम होना चाहिए। किसका? इंटरसेप्ट का। कौन से इंटरसेप्ट का? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं? जहां पर भी टेंजेंट की लाइन एक्सिस को कट करेगी, एक्स एक्सिस को कट करेगी तो ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक की डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगी। ये हम लोग स्ट्रेट लाइन के दौरान पढ़ चुके हैं, मेरा ज्यादा ख्याल है, तो ऐसा कोई बहुत इशू नहीं आएगा। अब आते हैं इसी का सेकंड पॉइंट। अब एक और शब्द के अंदर भी आप थोड़ा ध्यान रखना, कई बार वो इक्वल इंटरसेप्ट ना बोलकर इक्वली इंक्लाइंड बोल देगा। क्या बोल देगा? इक्वली इंक्लाइंड। इक्वल इंक्लाइंड मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से बराबर झुका हुआ, बराबर झुकी हुई है उन पे। तो अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए ये है, अगर ये सपोज कोई टेंजेंट लाइन है ना, किसी कर्वेचर पर, हमने कहा ये इक्वल इंक्लाइंड है, तो इसका सीधा मतलब ये समझा जाएगा कि दुनिया मानेगी कि ये इधर एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उतना ही वाई एक्सिस से भी एंगल बना रही है, तब हम कहेंगे दोनों से इक्वल इंक्लाइंड है। समझ रहे हैं आप? इक्वल इंक्लाइंड है, तो यहां पर इक्वल इंक्लाइंड का मतलब भी समझ में होना चाहिए।
अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो ये कर्वेचर है और ये एक टेंजेंट है। अगर देखा जाए तो इस समय पर एंगल बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हम कहेंगे दोनों से बराबर झुकी हुई है। अगर दोनों से बराबर झुकी हुई है तो बट ऑब्वियस है कि ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों 45 डिग्री हो गया। अगर ये 45 हो गया तो पीछे वाला एंगल 135 डिग्री हो गया। इसका मतलब टेंजेंट जो ओरिजिनली एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, टेंजेंट जो ओरिजिनली एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो थीटा इज इक्वल टू 135 है। और अगर ऐसा है तो m इज इक्वल टू में tan 135 हो गया, और tan 135 का मतलब -1 हो गया, और m बोले तो dy dx -1 हो गया। इसलिए हम जब भी इक्वली इंक्लाइंड शब्द सुनते हैं dy dx इज इक्वल टू -1 की तरफ दौड़ पड़ते हैं भाई। अगर ऐसा नहीं होता, हो सकता है सर इधर की तरफ से डायग्राम बन जाता, मान लो टेंजेंट ऐसा होता तो, अगर टेंजेंट ऐसा होता तब भी एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उतना ही वाई से भी बना रही है। हाँ, तो हम कहेंगे इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों तरफ बराबर झुकी हुई है। अगर ऐसा है तो फिर से यहाँ पे 45 डिग्री होगा, और यहाँ पे अगर 45 डिग्री होगा तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 आ गया। अब पीछे का एंगल नहीं लेंगे। आई एक्सपेक्ट ये बात समझ में आ रही होगी कि हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल लेते हैं तो वो तो 45 आ गया। इस बार थीटा 45 है, इस वजह से टेन थीटा बोले तो m 1 आएगा, और अगर m 1 आएगा तो dy dx 1 आएगा। दोनों को मिलाकर के dy dx प्लस माइनस 1 दोनों आएगा। तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड शब्द यूज होता है तो हम सिर्फ dy dx -1 नहीं लेते, dy dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लेते हैं। अगर इक्वल इंटरसेप्ट होता है तब dy dx इज इक्वल टू -1 लेते हैं। तो याद रखना जब भी ऐसा होगा तो dy dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहां पर देखो, याद रख लेना प्लीज, इससे भूलना नहीं, इससे जरूर आप अपने दिमाग में भर लेना कि अगर इक्वल इंटरसेप्ट वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब dy dx इज इक्वल टू -1। अगर इक्वली इंक्लाइंड वर्ड यूज हो गया तो dy dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दोनों लेना है। ठीक है ना, dy dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दोनों लेना है। ध्यान से, बिल्कुल बहुत छोटी बात लेकिन काम की बात। ठीक है, अच्छा अब यहां तक भी लिख लिया तो और आगे बढ़ता चलो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हर बात नोट डाउन करते चलना प्लीज। ये सब बहुत काम की चीजें चल रही हैं। वी आर टॉकिंग इन अ क्लास, हम जो भी बात कर रहे हैं वो सारी की सारी बातें क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन करते चलना। अगला पॉइंट है, अगर कोई टेंजेंट अपने आप में इक्वली इंक्लाइंड है तो dy dx अपने प्लस माइनस 1 होगा। अच्छा, सेम वे में अगर बाय द वे हम लोग बात करते हैं नॉर्मल इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। अच्छा, क्या नॉर्मल इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा। अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बोला था इक्वल इंटरसेप्ट शब्द सुनते ही, इक्वल इंटरसेप्ट वर्ड सुनते ही या देखते ही क्वेश्चन के दौरान आपको dy dx इज इक्वल टू -1 लेना है। लेकिन ये टेंजेंट बना रहा था, अब नॉर्मल बना रहा है। अगर बाय द वे यही नॉर्मल बना लेगा तो नॉर्मल का m तो -1 अपॉन dy dx हुआ ना, वो -1 हो जाएगा। अगर बाय द वे इक्वल इंटरसेप्ट है तो सामने -1 आना है, स्लोप के सामने -1 आएगा। अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो स्लोप के सामने -1 आएगा, लेकिन इस बार स्लोप तो नॉर्मल की है तो -1 अपॉन dy dx बराबर -1 हो जाएगा। तो वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल दैट dy dx इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। क्या ये बात पकड़ में आई? तो dy dx इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। ये बात आप जरूर समझ के चलना, dy dx इज इक्वल टू +1, बहुत काम की बात। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वाली बात भी पकड़ में आ रही होगी कि कहानी क्या चल रही है। ठीक है ना, एक और पॉइंट है बहुत ही काम का, उस पर भी जरा फटाफट से चर्चा हो जाए, दैट इज इनिशियल ऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये इनिशियल ऑर्डिनेट क्या है? ये भी कई बार हम लोगों को इस तरह के वर्ड सुनने को मिल जाते हैं कि फाइंड इनिशियल ऑर्डिनेट। अगर आपको पता ही नहीं हो तो फिर परेशान हो जाएंगे आप। अब यहां पे क्या है, इनिशियल ऑर्डिनेट टाइटल डालिए और एक फटाफट हम लोग एक टेंजेंट की इक्वेशन की तरफ दौड़ते हैं। देखो समझाता हूं, इस चीज को समझना। जो भी वाई इंटरसेप्ट टेंजेंट बनाता है वो इनिशियल ऑर्डिनेट कहलाता है। बस इतना सा दिमाग में भरना। क्या टेंजेंट जो वाई इंटरसेप्ट बनाता है, सर इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये कि वाई एक्सिस पर जितनी ओरिजिन से जहां कट किया वो डिस्टेंस वाई ऑर्डिनेट कहलाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। ये अपना डायग्राम है, ये अपना टेंजेंट है। ठीक है, अब टेंजेंट ने ऊपर कहां बी पे कट किया, तो हम जो ये ओ और बी के बीच का डिस्टेंस है ना, इसे इनिशियल ऑर्डिनेट बोलेंगे। अच्छा, इसे निकालेंगे कैसे सर? थियोरेटिकली समझ सकते हैं तो प्लीज इसे समझने की कोशिश करना, अगर आप समझ सकते हैं तो। ठीक है, लेकिन फिर भी काम का है, एडवांस लेवल पे इस तरह की बातें उठती आई हैं, तो प्लीज इसे ऐसे मत समझिएगा जैसे मैं समझा रहा हूं, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत टफ है। ठीक है, कोशिश करना
ये एडजस्ट करने की क्योंकि हमारी जरूरत है, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए प्लीज इसे समझ के चलें जो मैं आप समझा रहा हूं। जैसे हम जानते हैं टेंजेंट की ये इक्वेशन है ना, ये हमारी किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है। अगर मैं आपसे ए, देख रहे हैं ना आपको ए, ये जो ए है ना मेरे जस्ट ऊपर देख रहे होंगे तो, है ना, जो ए है इसके कोऑर्डिनेट पूछूं तो आपको पता है ये वाई एक्सिस पर है। अगर ये वाई एक्सिस पर है तो मैं वाई एक्सिस पर क्या कर सकता हूं, एक्स, याद है ना वाई को, सॉरी एक्स एक्सिस पर है तो मैं इसमें वाई की जगह 0 रख सकता हूं। ये अपने आप में एक्स एक्सिस पर है तो इसमें y की जगह 0 पुट कर सकता हूं ना, तो मैं क्या करता हूं a के लिए y की जगह 0 पुट कर देता हूं। किस में, टेंजेंट में। अगर मैंने टेंजेंट में y की जगह 0 पुट किया तो ये तो गायब ही हो गया ना, तो यहां सामने से क्या रह गया, सिर्फ -y1, बाकी सब सेम रहा। अच्छा, अगर मैं आपसे इससे x की वैल्यू मंगवाऊं तो क्या करोगे आप, पहले तो सबसे पहले जो आगे ये मल्टीप्लाइड है इसको y के नीचे डिवाइड में लगा दोगे, है ना, फिर क्या करोगे, ये जो माइनस का x1 है इससे भी उधर भेज दोगे तो प्लस का x1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में x की वैल्यू x1 माइनस y1 अपॉन dy/dx बन जाएगी, है ना। तो ये हमने क्या किया, हमने y की जगह 0 पुट किया टेंजेंट में, और जो भी x की वैल्यू निकलती थी वो निकाली है। सीधी लाइन, एक लाइन में अगर बोलूं तो हमने क्या क्या किया, y की जगह 0 रखा। अब आप पूछोगे क्यों रखा, क्योंकि वो x एक्सिस पे था। कौन, ए पॉइंट अगर x एक्सिस पे था तो मैंने y की जगह 0 रखा, और मेरे पास x का कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, तो मैं x का कोऑर्डिनेट थोड़ी सी देर के लिए यहां लिख रहा हूं, x1 माइनस y1 अपॉन dy/dx एट x1 y1, और ये वाला कॉमा 0, ये मेरे पास में किसका कोऑर्डिनेट आ गया, a का। अच्छा, आप जानते हो a का जो कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पर इस गैप को दिखा रहा होगा, तो ये x इंटरसेप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट। और अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना हो तो मैंने मुझे b के कोऑर्डिनेट निकालने होते तो क्या करता मैं, अगर मुझे b के कोऑर्डिनेट निकालने का ऑर्डर मिलता तो मैं x की जगह 0 पुट करता। क्या क्या, हाँ और क्या, b पर तो x 0 होगा ना क्योंकि तो y एक्सिस पर है। यस यस यस, तो अब एक काम करते हैं, a के कोऑर्डिनेट तो निकल गए, ठीक है, पहले आप फटाफट से लिख लो, सिर्फ a के कोऑर्डिनेट लिख लो, बाकी थ्योरी आपको ट्यूटर भैया दे देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ b को समझ लेते हैं। आ जाओ, अगर मैं b को समझाता हूं तो b को समझाने के लिए मुझे क्या करना है, b के लिए मैंने जैसा बोला था मैं x को 0 पुट करूंगा, किसमें, इसमें। अगर मैंने x को 0 पुट किया तो समझो ये गायब हो गया, तो यहां से कितना रह गया, -x1, ये -x1 इससे मल्टीप्लाइड है, और फिर ये y1 जो है इसको उधर भेज देते, मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने ऐसा किया तो ये जो y1 है ये जिस दिन इधर आएगा तो प्लस का y1 हो जाएगा, तो y1 माइनस x1 dy/dx बना। तो ये मेरे किसके कोऑर्डिनेट बन गए, ये मेरे किसके कोऑर्डिनेट बन गए, b के कोऑर्डिनेट बन गए, है ना। कैसे, मैं b के कोऑर्डिनेट अब बोल सकता हूं x की जगह 0 और y की जगह y1 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई dy/dx, दैट्स इट। ऐसा कर सकते हैं और मेरे पास में वाकई में b आ जाएगा। और जैसे b आएगा मुझे पता है ये जो y कोऑर्डिनेट आया ये लेंथ आई, और ये लेंथ क्या है, इनिशियल ऑर्डिनेट है। और अगर ये इनिशियल ऑर्डिनेट है तो मैं समझ गया कि मेरे पास इनिशियल ऑर्डिनेट आ चुका है, और वो क्या है, वो इसके बराबर है, इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर। अब मैं वही काम करूंगा, अगर मेरे से किसी ने पूछा व्हाट इज इनिशियल ऑर्डिनेट, तो आई विल से कि जो ये वाली वैल्यू है ये अपने आप में इनिशियल ऑर्डिनेट है। कौन सी, ये पूरी वैल्यू, ध्यान रखना है ना, हाँ ये इनिशियल ऑर्डिनेट कहलाती है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर इनिशियल एब्सिसा नहीं होता क्या, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इनिशियल ऑर्डिनेट तो जानबूझ के थोड़ा सा डकराने के लिए, आपको थोड़ा सा चकराने के लिए, है ना, कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, जिस बच्चे को नहीं पता उससे हाथों से आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाए, इस तरह की हरकतें चलती रहती हैं। क्या, ठीक है, तो चलते हैं आगे। लेकिन अब आप में से कई लोगों को ये चीजें याद रखनी है कि मैंने आपको सिखा दिया कि बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपकी कॉपी में ये सजे हुए होने चाहिए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते टाइम पे, ये सब बहुत काम की चीजें हैं, अगर नहीं होती तो मैं आपसे शायद डिस्कस नहीं करता, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए अब तक हम लोगों ने इक्वली इंक्लाइंड होने पे क्या करना है, इक्वल इंटरसेप्ट होने पे क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट हो जाए तो क्या करना है, वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट हो जाए तो क्या करना है, दोनों एक्सिस से बराबर झुका हुआ हो तो क्या करना है, इनिशियल ऑर्डिनेट हो जाए तो क्या करना है, इतनी सारी चीजें थोड़ी थोड़ी देख ली है। नॉर्मल अगर इक्वल इंटरसेप्ट काट दे तो क्या करना है, मतलब हमने चीजों को अभी तक थोड़ा थोड़ा देख लिया। नाउ वी विल गो फर्दर। अगला पॉइंट, एक और चीज भी ध्यान रखना, टेंजेंट की क्वेश्चन निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग हर बार y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1 फार्मूले का यूज करें। कभी कभी हम लोग एक और तरीका भी यूज करते हैं और बड़ा गजब का तरीका है। उसके लिए क्या करते हैं, लेकिन वो फंडा जो मैं अब आपको बताने वाला हूं सिर्फ तभी काम करता है जब हमारा कर्वेचर ओरिजिन से पास हो रहा हो। अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो जो भी उसकी कर्व की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन तो देगा, तो कर्व की इक्वेशन में जो सबसे कम डिग्री का
वेरिएबल है, उसे जीरो कर दो, वो सीधे सीधे आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का ये मेथड तभी अप्लाई है, तभी एप्लीकेबल है जब कर्व ओरिजिन से गुजरे। अगर कर्व ओरिजिन से नहीं गुजरा तो प्लीज इसे अप्लाई मत करना। सर तो पता कैसे चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, पहले आप लिख लीजिएगा। इफ अ कर्व passes through the origin, then the equation of the tangent can be directly written by equating to zero the lowest degree term appearing in the equation of the curve. जो भी कर्व की इक्वेशन है, उस कर्व की इक्वेशन में जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको बस जीरो कर दो। अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो जैसे आप उसे जीरो के इक्वल करोगे वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट में बदल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है बताता हूं। जैसे मैं आपके सामने एक सर्कल लिखता हूं, किसी ने कहा कि इस सर्कल की इक्वेशन, इस सर्कल का टेंजेंट बताइए आप ओरिजिन पे, ठीक है ना। तो अगर भाई आपको सर्कल का ओरिजिन पे टेंजेंट चाहिए तो क्या करना है, ये 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, तो सबसे कम डिग्री कौन से हैं, 1 डिग्री वाले, इसको उठाइए और इक्वल टू जीरो कर दीजिए, बन गया टेंजेंट। अगर देखा जाए, बस इसमें जरूर ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये मैं ऐसा कब कर पाया, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा था, मुझे पता ही ओरिजिन से गुजर रहा है। अगर वो ओरिजिन से गुजरे और ओरिजिन पे टेंजेंट मांगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन इज दिस, इसको इक्वल कर दो, और ढंग से लिखना चाहो तो x - 2y लिख लो या y = x/2 लिख लो। क्या आपको ये बात पकड़ में आई? इतना सिंपल काम है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से करोगे तब भी आपका ये आंसर आएगा। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं कि ओरिजिन से गुजरने वाला है क्या, अच्छा चलो ऐसा कर लेते हैं। देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो शायद आपने लास्ट ईयर कॉनिक सेक्शन में देखा होगा, उसके लिए बताता हूं। अब मैं आपके सामने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला पूछ रहा हूं ओरिजिन पर। तो आप में सभी को ध्यान होगा y² = 4x का ग्राफ ये वाला होता है, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन पे टेंजेंट कौन है, इस ओरिजिन पे ये टेंजेंट है। अगर ओरिजिन पे ये टेंजेंट है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इसकी इक्वेशन चाहिए। सर तो वो देख के बता देंगे अपन, सर ये x = 0 है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बता सकते हो आप देख करके, x = 0 है, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकता था। मुझे पता है कि y² = 4x को 0 0 सेटिस्फाई करता है। अब एक दूसरा बच्चा है, सर कैसे पता चला आपको? भाई कुछ नहीं किया यार, मैंने सिर्फ 4a × 0 लिखा और y की जगह 0 का स्क्वायर करा, पता चला 0 = 0 आ गया, मैंने सेटिस्फाई कर रहा था। अच्छा ठीक है। अब ओरिजिन पे अगर टेंजेंट निकाली तो क्या करना है, अगर मेरे को पहले तो पता चल गया 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पता है इसकी डिग्री कितनी, 2, इसकी डिग्री माने वेरिएबल की डिग्री कितनी, 1, तो बस लोएस्ट कौन है, 4x, तो बस 4x को इक्वल टू 0 कर दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। और 4x 0 अगर हो गया तो इसका मतलब x = 0, तो x = 0 इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। तो ये तो बड़ा खतरनाक तरीका हो गया। हाँ बिल्कुल, हर बार हम ऐसा करते हैं, सीधा मेथड, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने एक और बात बताता हूं, लग आता हूं, अगर आपने ये नोटिस कर लिया और लिख लिया हो तो मैं आगे चलता हूं और एक आधी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि कैसे आखिरकार हम लोग इसका एक और फायदा भी निकाल लेते हैं। अब हमने क्या किया, जब तक आप लिख रहे हो तब तक बता रहा हूं, हमने कुछ ऐसे कर्व देखे जिसमें हमारे साथ हमारा आमना सामना बड़े गजब की चीजों से हुआ। हमको पता चला कि जो टेंजेंट है वही नॉर्मल है। क्या क्या क्या, जो टेंजेंट है वही नॉर्मल है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर, टेंजेंट और नॉर्मल तो अलग अलग होता है। टेंजेंट ऐसे है तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो टेंजेंट है वही नॉर्मल हो जाए? मैंने कहा देखो ऐसा भी हो जाता है कई बार, क्या पॉसिबल है क्या, देखो जरा। मतलब सेम लाइन कैन बी टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल टू ए गिवन कर्व एट ए गिवन पॉइंट। कैसे? जैसे एक कर्व है ये वाला, अगर मैं आपसे इसका टेंजेंट पूछूं, पहली बात देखो ये ओरिजिन से गुजरता है कि नहीं गुजरता। 0 0 रखो, आप 0 0 रखोगे तो 0 का क्यूब माइनस में 3 × 0 × 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है, माने ये बराबर ओरिजिन से गुजरता है। तो इसकी डिग्री कितनी, 3, इसकी डिग्री कितनी, 3, इसकी डिग्री कितनी, 2। कैसे 2? ये तो 1 है सर। नहीं, x का 1 y का 1 मिला के 2। ओके, तो सबसे कम डिग्री किसकी है, 2 वाले की, तो बस उसे इक्वेट कर दो। तो इसका मतलब किसी ने अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी तो मैं 3xy = 0 लिखूंगा, इसका मतलब xy = 0 लिखूंगा, और xy = 0 का मतलब होता है x = 0 और y = 0। कहने का मतलब या तो y एक्सिस या x एक्सिस, ठीक है ना। अब समझो, अगर आप इसका ग्राफ, मतलब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके, मतलब करना तो नहीं सिखा रहा, ड्रॉ किया हुआ दिखाता हूं। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर x एक्सिस इसकी टेंजेंट बन जाए तो y एक्सिस इसका नॉर्मल बन जाएगा।
लेकिन आप ध्यान से दूसरी चीज भी देखो, जो एक्स एक्सिस है ना वो अपने आप में टेंजेंट भी है और नॉर्मल भी है। कैसे देखो, ये यहां टेंजेंट है परंतु इस लाइन के लिए वो नॉर्मल है, तो एक तरह से टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का रोल अदा कर रही है। ऐसा भी हो जाता है, ओरिजिन ओरिजिन पे ये दो टेंजेंट है इसके पास, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात पकड़ में आई होगी कि यहां जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस वाले के लिए नॉर्मल भी है। एक्स एक्सिस खुद टेंजेंट है बट वाई एक्सिस वाले टेंजेंट के लिए नॉर्मल भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई टेंजेंट ही नॉर्मल बन जाए? तो हम कहेंगे हाँ, इट इज पॉसिबल। ठीक है ना, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ जाता हूं। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बातें आप में से सभी लोगों को क्लिक भी करी होंगी। इससे पहले कि आप दोबारा आगे जाएं, मैं वापस बता दूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? y इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, याद रखना y माइनस y1 dy बाई dx, x माइनस x1, और यहां पे x1 y1 लगा लेना। अगर किसी ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ लिया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 के लिए क्या करना था, भूले तो नहीं? y माइनस y1, यहां कहीं लिखना x माइनस x1 और यहां लिख देना माइनस का 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1। सही है भाई? क्यों, क्या कहते हो, ये बात पकड़ में आई क्या? ये बात समझ में आई? याद है यार, भूल गए? हाँ, अब वो पीछे वाली चीजें जो मैंने बताई वो भूलना नहीं है, वो भी याद रखनी है। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? हाँ भाई, बस अब जाते जाते एक क्वेश्चन करके जाते हैं, फटाफट एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, मस्त काम है। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, फार्मूला तो आपको क्या रटा हुआ ही है। याद रखना, सबसे पहला काम हम लोग हर बार सर्च करते हैं, हमारे को पॉइंट पता चल जाए। क्या पॉइंट पता चल जाए? हाँ, हम किस पे टेंजेंट बनाएंगे? लेकिन सर x इक्वल टू 2 पे लिखा तो है। नहीं नहीं, x इक्वल टू 2 तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट हुआ ना, पॉइंट के लिए तो y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। हाँ सर, y तो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ना, पुट x इक्वल टू 0 इन y इक्वल टू ln ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में कितना लिखा हुआ है, x ब्रैकेट में tan इनवर्स x बाई 2, इसमें रख देते हैं x की जगह 2। तो y की वैल्यू हो जाएगी ln, x की जगह 2 डालते हैं, 2 है ना, तो 2 डालते ही हो जाएगा 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 4 मतलब 8 ही हो जाएगा, है ना, 4 प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू में tan इनवर्स 2 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ln 8 माइनस में 2 tan इनवर्स 1, 2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ln 8 माइनस पाई बाय 2। तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया 2 कॉमा ln 8 माइनस पाई बाय 4। लो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आ गए। तो पहला काम होता है पाई, पहला काम होता है याद रखना पाई बाय 2, है ना, पहला काम होता है हमेशा पॉइंट निकालना। अब दूसरा काम सुनो, सेकंड, जैसे ये निकल जाए सेकंड काम होता है फाइंड dy बाई dx। क्यों क्यों क्यों? अरे देखो ना, सोचो x माइनस x1, y माइनस y1, x माइनस x1, बीच में क्या है, dy बाई dx, वो कहाँ है? हाँ, वो भी तो मिसिंग है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन जो मुझे आता दिख रहा है dy बाई dx, ln वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 क्योंकि ln के कारण, और ऊपर हो जाएगा 2x माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x, और यहाँ u डॉट भी लगेगा, ध्यान रखना। तो tan इनवर्स x बाई 2 के कारण से हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x बाई 2 का होल स्क्वायर और x बाई 2 का 1 बाई 2 प्लस अगली बार हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 2 साइलेंट, और x का डिफरेंशिएशन 1 तो वो हटा दो। अब लेकिन ये डिवाइड एक्स नहीं निकला, हमारे को डिवाइड एक्स में एक्स की जगह और वाई की जगह वैल्यू भी रखनी है, लेकिन क्योंकि सारी कहानी एक्स की है, सारी कहानी एक्स की, हर चीज एक्स से बनी है, तो मैं एक्स की जगह 2 रखूंगा, वाई रखूंगा ही नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है। तो मैं एक्स की जगह 2 रखता हूं, तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 4 प्लस 4, ठीक है, माइनस 2x रख लिया अपन ने। यहां पे भी मेरे को दिख रहा है कितना ऊपर की तरफ जाता हुआ 2x, तो 2 इंटू 2 अपॉन में नीचे दिख रहा है 4 प्लस 4, ओके, और प्लस में मुझे दिख रहा है tan इनवर्स 2 बाई 2। ओके गॉट इट, ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए। फाइनली tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बोले तो माइनस का पाई बाय 4। लो साहब, मेरा dy dx माइनस का पाई बाय 4 आ गया। अब मेरे पास में पॉइंट आया पड़ा है, dy dx आया पड़ा है, अब मुझे चाहिए सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैं तीसरे पॉइंट, तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोले तो y माइनस y1, y1 बहुत खूबसूरत सा आया था कुछ, ठीक है ना, ln 8 माइनस पाई बाय 2। लो साहब, y माइनस y1, dy dx हमारा है माइनस का पाई बाय 4, ठीक है, x माइनस x1, x1 तो बहुत ही सिंपल सा बेचारा 2। ओके, अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद में मुझे एक पाई एक्स बाई 4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है पाई एक्स बाई 4 आता हुआ, और एक मुझे प्लस का पाई बाय 2 दिख रहा है, एक मुझे प्लस का पाई बाय 2 कटता हुआ दिख रहा है, प्लस का पाई बाय 2 कट गया,
ठीक है ना, और उधर से दिख रहा है माइनस पाई एक्स बाई 4। फाइनली मेरे को आंसर जो दिख रहा है मैं लिख देता हूं, ठीक है। मुझे तो दिख रहा है पाई एक्स बाई 4 प्लस वाई, ठीक है ना, पाई एक्स बाई 4 प्लस वाई इज इक्वल टू में ln 8। अब बाकी आप देख लेना। और कुछ मेरे को यहाँ पे प्लस का पाई बाई 2 दिख रहा है और मुझे यहाँ पे प्लस का पाई बाई 2 दिख रहा है, तो कटते हुए दिख रहा है। फाइनली हमारा आंसर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली कहानी तो अपने को भी पकड़ में आ रही होगी कि हाँ भाई कर सकते हैं सर। तो पहला काम हर बार पॉइंट ढूंढना जब भी टेंजेंट की क्वेश्चन मांगी जाए, दूसरा काम डिवाइड एक्स ढूंढना, और तीसरा काम फिर उनकी वैल्यूज को पुट करना फार्मूले में। तो पूरी तरह फार्मूला बेस्ड काम है। हाँ, अब क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें घुमाव बहुत किए गए, और क्या क्या घुमाव किए गए वो अगली बार बताऊंगा। फिलहाल आपसे भी लेता हूं इजाजत, ठीक है। और कर रहे हैं हम लोग मेहनत, करेंगे खूब मेहनत, सही है। किसके लिए? अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी, सभी को देना है, क्योंकि सम्मान, ठीक है। तो लड़ाई है साहब सम्मान की, और अभी जाने की इजाजत दीजिए, ठीक है। तो माता पिता को खूब सम्मान करना, क्योंकि उनसे खूब सम्मान पाना भी है। और भाई बहनों से तो खैर नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम मत व्यवहार बना के रखना है, मास्क जरूर पहनना है। जय हिंद।